हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे हाइड्रा एंड प्लेनेरिया में स्टेम सेल रीजनरेशन। हमने ऑलरेडी एफपी मॉर्फोसिस एंड मॉर्फोलेक्सिस कर लिया है। इफ़ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो सो प्लीज़ आप उसे भी वॉच कीजिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इफ़ यू लाइक माई कंटेंट सो प्लीज़ गो अहेड, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन टू। थैंक यू। तो पहले हम हाइड्रा का थोड़ा बेसिक फीचर देख लेते हैं सो दैट हमें ईजिली लेक्चर समझ आ पाए। तो हाइड्रा बेसिकली जो होता है वो रेडियली सिमेट्रिकल होता है। उसकी बॉडी जो होती है वो ट्यूबुलर होती है। ये आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट इज़ हेड एंड सेकंड इज़ फूट। ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। ये वाला नीचे वाला पार्ट जो है इसे हम फूट कहते हैं एंड ऊपर जो सर की तरफ का उसे हम हेड कहते हैं ऑब्वियसली। नेक्स्ट बात आती है कि फूट जो होता है उसका यूटिलिटी क्या है कि आपका अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेट में हेल्प करता है। जैसे कि अगर आपके हाइड्रा को रॉक्स से अटैच होना है तो फूट की हेल्प से वो अटैच हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम हेड की बात करें तो हेड में जो होते हैं 3-4 मेन फीचर्स पाए जाते हैं, जैसे कि हाइपोस्टोम। ठीक है, तो हाइपोस्टोम जो होता है वो बेसिकली एक कॉनिकल स्ट्रक्चर होता है। ये आपका हेड इंड्यूस करने के भी काम आता है। जब रीजेनरेशन या फिर जब बॉडी प्लान हो रही होती है तो उस टाइम पे हाइपोस्टोम ही वो स्ट्रक्चर होता है जो हेड पोर्शन को बेसिकली इंड्यूस करने के काम आता है। इसी के नीचे पे जो होता है आपका माउथ प्रेजेंट होता है। तो सेकेंड स्ट्रक्चर दैट इज माउथ आपका प्रेजेंट होता है इन हेड रीजन। और माउथ की यूटिलिटी क्या होगी कि इससे हमें उस हाइड्रा को जो है खाना मिलेगा। थर्ड आता है आपका टेंटिकल। टेंटिकल्स जो होते हैं वो अराउंड द हाइपोस्टोम या फिर बोला जाए अराउंड द हाइड्रा प्रेजेंट हाइपोस्टोम या फिर माउथ के प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर देखने को भी मिल रहा है, दीज आर टेंटिकल्स। तो ये जो है आपके माउथ के अराउंड है सो दैट कि कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रा के अंदर नहीं जा पाए, वही पार्टिकल्स अंदर जाएँ, माउथ के अंदर जाएँ जो कि उसके लिए सूटेबल हैं। ठीक है, इसके अलावा टेंटिकल्स जो होते हैं वो प्रोटेक्शन के काम भी आते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ रखा है एज बचपन से ही कि हाइड्रा जो होता है वो क्या करता है, रीजनरेशन की प्रोसेस करता है। और साथ ही साथ अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये रिप्रोडक्शन बाय बर्डिंग करता है ना। वापस से इस स्ट्रक्चर में आए, दैट इज़ कि अगर हम इतना सा पोर्शन देखें तो यहाँ पे एक बर्ड भी मेंशन कर रखी है। तो बर्ड बेसिकली क्या करती है, जस्ट फॉर एन ओवरव्यू मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि बर्ड क्या होती है और इससे क्या होता है। तो आपका रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा जो है वो बर्डिंग से होता है। बर्ड जो होती है वो स्मॉल आउटग्रोथ होती है ऑन द हाइड्रा स्ट्रक्चर, और वो क्या करती है पहले धीरे धीरे करके मेच्योर होती है एंड एक टाइम जब वो पूरी कंप्लीटली मेच्योर हो जाती है तो डी अटैच हो जाती है एंड एज एन इंडिविजुअल बर्ड जो है वो इंड्यूस होती है, मतलब एज एन इंडिविजुअल हाइड्रा जो होती है वो ग्रो करती है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, बर्ड जो होती है वो स्मॉल आउटग्रोथ होती है। इट इज़ एन स्मॉल आउटग्रोथ जो कि धीरे धीरे करके बढ़ेगी एंड कुछ टाइम बाद जो है वो अपने पेरेंट बॉडी प्लांट से हट जाएगी एंड एज एन मैच्योर हाइड्रा ग्रो करेगी। नेक्स्ट हमें पता है कि हाइड्रा इज़ वेरी मच नोन फॉर इट्स रीजेनरेशन कैपेबिलिटी। तो हम इस वीडियो में प्रिसाइजली हाइड्रा का स्टेम सेल रीजेनरेशन पढ़ेंगे विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू BSc MSc एज वेल एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टू। तो इसमें अगर हम देखें तो हाइड्रा का एक बेसिक प्लान दिखा रखा है कि आपका हाइड्रा है, एम्प्यूटेशन का मतलब होता है कट। ठीक है, तो हाइड्रा जो है वो यहाँ से कट किया गया तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। ये हेड पोर्शन है, ये टेल पोर्शन है। तो दोनों ही रीजन, चाहे वो हेड हो चाहे वो टेल हो, दोनों ही रीजन आर कैपेबल इनफ, दे आर दैट मच पोटेंशियल कि वो एक कंप्लीट हाइड्रा की फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो हाइड्रा दोबारा से ग्रो करेगा। अगर हम इसे फिर से कट कर देते हैं, सपोज मैंने इसे 3 पार्ट में कट कर दिया, तो ये भी आपका एक न्यू हाइड्रा की फॉर्मेशन करेगा, ये पोर्शन भी एक नए हाइड्रा की फॉर्मेशन करेगा और ये पोर्शन भी एक नए हाइड्रा की फॉर्मेशन करेगा। सेम वेज यहाँ पे भी टेल जो कट हुई थी उसने क्या किया, एक छोटा हाइड्रा की फॉर्मेशन कर रखी है। वो छोटा हाइड्रा जो है वो ग्रो किया, स्मॉल हाइड्रा ग्रो किया एंड एक मैच्योर अडल्ट हाइड्रा में जो है कन्वर्ट हो चुका है। बात आती है कि ये जो रीजनरेशन की प्रोसेस है हाइड्रा में हो कैसे रही है। ठीक है, तो देखिए पहले मैं बेसिकली आपको सब कुछ एज डायग्राम से थोड़ा इलस्ट्रेट करना चाह रही हूँ ताकि लेटरली जब मैं आपको नोट्स से समझाऊँ तो आपको ईजिली समझ आ जाए। ठीक है, तो एज वी कैन सी ये आपका एक पिक्टोरियल डायग्राम है, ये मैंने गिलबर्ट की बुक से ले रखा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 लेयर्स प्रेजेंट है। फर्स्ट यहाँ पे आपको हेड पोर्शन में हाइपोस्टोम, उसके बाहर से टेंटिकल्स देखने को मिल रहे होंगे कि आपके माउथ रीजन की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी कोने में बर्ड भी प्रेजेंट है और ये बेसल डिस्क दिखा रखी है। ठीक है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको इलस्ट्रेट कर दिया है। अगर हम इसके आगे चले तो अगर हम यहाँ पे ये डायग्राम देखें तो उन्होंने क्या किया, इतने छोटे से सेगमेंट को एनलार्ज करके दिखा रखे कि यहाँ पे किस किस टाइप के आपके सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 2 टाइप की मेजरली सेल स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहे हैं। जो बाहर के सेल्स हैं उसे हम एक्टोडर्म कह रहे हैं, जो कि बाहर के सेल्स हैं, आउटर साइड का सेल्स हैं, और जो अंदर की तरफ को सेल हैं उसे हम एंडोडर्म कह रहे हैं। ठीक है, एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म के बीच में भी हमें कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स।
ठीक है, अब हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ी देर स्टडी करते हैं। होता क्या है कि आपके जो हाइड्रा होता है उसके पास 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज इट इज़ एन डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, बट स्टिल हमें यहाँ पे एक और थर्ड टाइप ऑफ सेल देखने को मिलता है जिसको हम इंटरस्टिशियल स्टेम सेल कहते हैं। जो ये इंटरस्टिशियल स्टेम सेल है ये मल्टीपोटेंट होता है, दैट मीन्स इट हैव द कैपेबिलिटी टू सिंथेसाइज मैनी काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, ये एक ही टाइप के सेल की नहीं है, बहुत ढेर सारे तरीके के सेल्स की फॉर्मेशन कर सकता है, एंड इसी की वजह से आपका जो हाइड्रा है इट हैव द पावर टू रीजेनरेट। ठीक है, जो आपके इंटरस्टिशियल मल्टीपोटेंट सेल हैं इसी की वजह से आपका हाइड्रा रीजेनरेट भी कर पाता है। एंड अगर हम वैसे देखें तो आपका हाइड्रा क्या था, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। तो डिप्लोब्लास्टिक होने की वजह से इसके पास क्या है, एक एक्टोडर्म है और एक एंडोडर्म है, एज ऑलरेडी मेंशन्ड हियर। ठीक है, तो जो अब आपकी एक्टोडर्म होगी वो क्या होगी, यूनिपोटेंट होगी, जो आपकी एंडोडर्म होगी वो भी यूनिपोटेंट होगी, विच मीन्स ये दोनों के दोनों सेल क्या हैं, यूनिपोटेंट है। दे हैव द पावर टू जनरेट ओनली एंड ओनली एक्टोडर्मल एंड एंडोडर्मल और पार्ट्स ऑफ द सेल, बट इसके अलावा भी हमें सेल्स में और टाइप के, मतलब जो हाइड्रा की बॉडी है उसमें और टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन, नीमेटोसाइट्स, एक्टोडर्मल एपिथेलियम जो है ये तो इसी से बनेगी। नेक्स्ट मीजोग्लिया, गैंग्लियन न्यूरॉन एंड निमेटोब्लास्ट सेल, ये सबके सब हमें एक्स्ट्रा सेल्स एंड ग्लैंड सेल्स टू, ये सबके सब हमें एक्स्ट्रा सेल्स इसमें देखने को मिलते हैं जो कि आपके एक्टोडर्म या फिर एंडोडर्म से डिराइव नहीं हो रहे हैं। तो ये सेल्स को कौन बना रहा है, सवाल ये आता है कि इन सेल्स को कौन बना रहा है। तो ऑब्वियसली इसका जवाब है कि ये सारे के सारे सेल्स जो हैं ये मल्टीपोटेंट इंटरस्टिशियल स्टेम सेल से बन रहे हैं। जो भी इसमें गैमीन, सेंसरी सेल्स, न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं हाइड्रा में, ये कहीं और से नहीं, ये इसकी थर्ड लेयर से बनते हैं जो कि आपके वेल डेवलप्ड नहीं हैं। तो ये आपके मल्टीपोटेंट इंटरस्टिशियल स्टेम सेल से बनते हैं। तो अगर हम देखें तो दैट इज हेड कंसिस्ट ऑफ कोनिकल हाइपोस्टोम, जैसे कि मैंने बताया था कि हेड के पास कोनिकल हाइपोस्टोम है, दैट कंटेन माउथ एंड रिंग ऑफ टेंटिकल्स, जिसके पास माउथ एंड रिंग ऑफ टेंटिकल्स देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट आता है हाइड्रास आर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, नो ट्रू मीजोडर्म प्रेजेंट, कोई भी मीजोडर्म इसमें, नो ट्रू मीजोडर्म प्रेजेंट, कोई भी मीजोडर्म इसमें ऐसा ट्रू प्रेजेंट नहीं होती है, बट कंटेन सिक्रेटरी सेल, गैमीट्स, न्यूरॉन, स्टिंगिंग सेल्स दैट आर नॉट पार्ट ऑफ 2 एपिथेलियल लेयर्स। बट इसमें ऐसे कुछ सेल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि आपके एपिथेलियल सेल के पार्ट नहीं है, जो बाकी जो इसकी ट्रू डिप्लोब्लास्टिक लेयर है उसके पार्ट नहीं है, इस टाइप के हमें सेल देखने को मिलते हैं। सो दैट इज थर्ड सेल टाइप इज मल्टीपोटेंट इंटरस्टिशियल स्टेम सेल, जो इसमें थर्ड सेल टाइप है इट इज़ मल्टीपोटेंट इंटरस्टिशियल स्टेम सेल, जो कि इन सारे के सारे सेल्स जो बन रहे हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल्स बन रहे हैं इनकी फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है दैट इज, अब अगर हम देखें तो हाइड्रा का जो बॉडी प्लान स्ट्रक्चर है इट इज़ डायनामिक, इसके जो सेल्स हैं आर ऑलवेज गोइंग अंडर अ प्रोसेस। ठीक है, तो ये इसका बॉडी कॉलम होता है, ये जो मैंने लाइन बनाई है इट्स इट्स बॉडी कॉलम। यहाँ पे आपको ज़्यादातर जो जितने भी आपको मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स देखने को मिलेंगे वो यूजुअली इसी पार्ट में होता है, इसके बॉडी कॉलम में ही होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे को बढ़ते हैं, दैट इज़ कि अब होगा क्या, इसके जो सेल्स होते हैं वो अंडरगो करते हैं बार बार माइटोसिस। इसमें क्या होती है, बार बार प्रोलिफरेशन की प्रोसेस होती रहती है। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन बेसिकली यहाँ से होता है, वो इधर की तरफ को सेल्स जा रहे हैं, बार बार डिवाइड करते हैं, बार बार टुवर्ड्स द आउटर मोस्ट लेयर्स आते हैं। अब क्या बार बार डिवीजन हो रहा है, तो जो आपकी बहुत एक्सट्रीम पे आपकी सेल लेयर बन गई है, सपोज ये वाली आपकी एक्सट्रीम में सेल लेयर बनी है, ये स्लॉट ऑफ हो जाती है, मतलब ये बाहर निकल जाती है। ठीक है, दैट मीन्स कि जैसे कि हमारी स्किन से कभी भी आपने देखा है कि अपनी खाल निकलते हुए, कैचुली टाइप की निकलते हुए नहीं होता है ना, बट हाइड्रा के केस में क्या होता है, इट कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग द माइटोटिक डिवीजन, एंड इसकी सेल जो होते हैं वो एक टाइम के बाद एक्सटीरियर मोस्ट जो सेल होते हैं वो बाहर शेड ऑफ हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो बात होगी कि है एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म की। ठीक है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली इस टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल भी इस टाइप का हमें बिहेवियर शो करते हुए देखने को मिलते हैं। बट बात क्या है कि मल्टीपोटेंट स्टेम सेल किसी भी टाइप के सेल्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो कुछ जो सेल्स होते हैं इंटरस्टिशियल वो G2 फेज में रुक जाते हैं। G2 फेज में अपना क्या करते हैं, डिवीजन रोक देते हैं, पॉज कर देते हैं। तो जब कभी नीड हुई, कब हुई, मतलब कि जब ये आपका डिवाइड करके आ, तो उस टाइम पे इसकी बॉडी को क्या पड़ेगी, नीड पड़ेगी कि भाई हमें और सेल्स चाहिए, हमारे पास टेल नहीं है, हमारे पास हेड नहीं है, हमें वो बनाना है। तो उस टाइम पे जो आपके इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स हैं जो कि रुक चुके थे G2 फेज में, ये अपना रैपिड प्रोलिफरेशन शो करते हैं एंड आपकी कंप्लीट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, तो हो यही रहा है कि आपका बार बार हाइड्रा इज अंडरगोइंग द माइटोटिक डिवीजन, अपनी स्किन को शेड ऑफ कर रहा है। उस टाइम पे जो आपके इंटरस्टिशियल स्टेम सेल्स हैं दे आर अंडरगोइंग द G2 फेज एज वेल। कुछ जो है वो सबके सब नहीं, कुछ जो है वो इंटरस्टिशियल फेज वाले स्टेम सेल जो हैं वो G2 फेज में यूजुअली पॉज हो जाते हैं, एंड जब भी हाइड्रा को रिक्वायरमेंट होगी वो अपने आप को डिवाइड करेंगे एंड पूरा हाइड्रा की बॉडी को फॉर्म कर देंगे। ठीक है, दैट इज
प्रोलिफरेशन ऑफ स्टेम सेल अकर प्राइमरी विद इन सेंट्रल रीजन ऑफ द बॉडी। तो बार बार क्या हो रहा है, प्रोलिफरेशन हो रहा है, वो भी कहाँ होता है, सेंट्रल रीजन ऑफ द बॉडी में होता है। आफ्टर विच डिस्प्लेस्ड मायोएपिथेलिया एंड माइग्रेटिंग इंटरस्टिशियल प्रोजेनी मूव एंड टू डिफरेंशिएट विद इन एपिकल एंड बेसल एक्सट्रीमिटीज़। तो क्या होगा, यहाँ से आपका बॉडी कॉलम से बाहर को प्रोलिफरेशन होगा एंड एपिकल एंड बेसल एक्सट्रीमिटीज़ में जाके वो अपने आप को डिफरेंशिएट करेंगे। थर्ड स्टेम सेल पॉज इन G2 फेज। जो आपका थर्ड स्टेम सेल है दैट इज मल्टीपोटेंट इंटरस्टिशियल स्टेम सेल, ये अपने आप को G2 फेज में रोक देगा। वेन एवर बॉडी नीड्स सेल दे प्रोलिफरेट एंड डिफरेंशिएट। जब भी आपकी बॉडी को नीड होगी, हाइड्रा की बॉडी को नीड होगी, तब ये प्रोलिफरेशन शो करेगा एंड आपके रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को फॉर्म कर देगा। ठीक है, अब इसमें मज़ेदार बात क्या आती है कि जब आपका हेड, मतलब जब आपका हाइड्रा डिवाइड कर रहा है तो उसे कैसे पता कि कहाँ पे हेड बनाना है, कहाँ पे टेल बनानी है ना, कहाँ पे फुट बनाने हैं। तो होता क्या है, इसमें आपके देखने को मिलेगा जो हाइपोस्टोम होता है उसमें आपका WNT पाथवे चलता है। इसमें WNT सिग्नलिंग चल रही होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपका हेड इंड्यूस होता है। अगर सपोज यहाँ पे कोई आपका हाइड्रा के बहुत ढेर सारे सेल्स हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर इस रीजन में, इस पर्टिकुलर पार्ट में जो है WNT प्रोटीन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे आपका हेड बनेगा, और अगर जिस रीजन में आपका WNT प्रोटीन कम होगा वहाँ पे आपका टेल बनेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कि जो इसका डिवीजन होता है वो मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट से क्या है, डिज़ाइंड है। इसकी पोलैरिटी कौन डिटरमाइन करेगा, मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट्स डिटरमाइन करेंगे, है ना। तो एवरी पोर्शन ऑफ हाइड्राज बॉडी इज पोटेंशियली कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग सेल, ऑल सेल टाइप्स। तो हाइड्रा के बॉडी का अगर हम कोई भी सेल देखेंगे, इट हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म द होल बॉडी। पोलैरिटी इज कोऑर्डिनेटेड बाय मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट। पोलैरिटी आपका मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट्स बताते हैं। मेजर हेड इंड्यूसर ऑफ हाइपोस्टोम इज अ सेट ऑफ WNT प्रोटीन। तो आपका मेजर जो हेड इंड्यूसर है, जो आपकी हेड की फॉर्मेशन कराएगा, इट इज़ WNT प्रोटीन, जो क्या ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। इट एक्ट्स थ्रू बीटा कैटोनिकल पाथवे। ठीक है, तो आपके कहाँ से एक्ट करता है, बीटा कैनोनिकल पाथवे की हेल्प से ये वर्क करता है। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्टेम सेल रीजनरेशन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में हम रीजनरेशन को पढ़ेंगे। ये जो प्लेनेरिया के सेल्स होते हैं, दे आर ऑल प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स। तो ये सारे के सारे क्या होता है, प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। इफ़ यू हैव नॉट लर्न अबाउट द स्टेम सेल्स सो प्लीज़ कॉमेंट इट डाउन और समवेयर मेंशन मी कि हमें प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल जानना है या फिर स्टेम सेल्स के बारे में जानना है। आई मेक एन स्पेशल वीडियो फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि अगर प्लेनेरिया को हम 2 पीसेस में कट करते हैं तो फिर वो दोनों के दोनों पीसेस जो हैं वो हेड एंड टेल की फॉर्मेशन करेंगे। इसके अलावा भी ऑलरेडी नो, जो प्लेनेरिया होता है वो अपना रिप्रोडक्शन की प्रोसेस बाय द हेल्प ऑफ रीजनरेशन और बाय द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन शो करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था, हाइड्रा में आपका रीजनरेशन जो था वो मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट गाइड कर रहे थे। प्लेनेरिया में भी सेम चीज़ होगी, इसमें भी आपके मॉर्फोजेनेटिक ग्रेडियंट जो हैं वो पोलैरिटी को गाइड करेंगे। ठीक है, दिस पिक्चर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द गिलबर्ट एंड इसमें आपको सिंपल डायग्राम्स दिखा रखे हैं कि जब आपका प्लेनेरिया को अगर हम कट करते हैं, सपोज हमने इसे बाइसेक्ट किया है, बीच से काट दिया है, तो क्या हुआ, जो आपका हेड वाला रीजन था उसने क्या किया, टेल की फॉर्मेशन कर लिया, और जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेल प्रेजेंट थी उसने अपने पास हेड की भी फॉर्मेशन कर लिया, एज वी कैन सी। नेक्स्ट बात आती है कि अगर हमने आपका हाइड्रा ट्राइसेक्ट कर दिया है तो ऑब्वियस बात है हेड वाला रीजन जो है वो टेल की फॉर्मेशन करेगा, टेल वाला रीजन जो है हेड की फॉर्मेशन करेगा, और जिसके पास दोनों के दोनों ही रीजन्स नहीं है, सिर्फ मिडिल पोर्शन है, वो हेड की भी फॉर्मेशन करेगा और टेल की भी फॉर्मेशन करेगा। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आपका जो प्लेनेरिया होता है उसे कैसे पता चल रहा है कि कहाँ पे हेड बनाना है, कहाँ पे टेल बनाना है, इन सारी चीज़ों को कौन गाइड करता है एंड किस तरीके से अपना रीजनरेशन को इंड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है कि ब्लास्टीमा क्या होता है। ठीक है, तो ब्लास्टीमा क्या होता है, एक आपका मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल है, ऐसा सेल का ग्रुप जो उसमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है। दे हैव द कैपेबिलिटी टू फॉर्म एनी ऑर्गन। ठीक है, सो दैट हैज़ बीन रिटन ऑलरेडी, दैट इज दे हैज़ द कैपेबिलिटी टू डेवलप इनटू एनी ऑर्गन और अपेंडेज। ओके, नेक्स्ट बात आती है कि जैसे अगर हमने आपके प्लेनेरिया को कट किया तो होगा क्या। एज वी कैन सी कि यहाँ पे मैंने आपके प्लेनेरिया बनाए, दिस इज ब्लू वाला जो स्ट्रक्चर है, इट इज प्लेनेरिया, और फिर मैंने इसे क्या कर दिया, कट कर दिया है। ठीक है, बीच से हमने इसे कट कर दिया तो होगा क्या कि यहाँ पे आपको सेल्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो मैंने इसे कट करके यहाँ पे दिखा रखा है। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसे एम्प्यूटेट किया तो यहाँ पे आपके कुछ सेल्स होंगे, ये क्या करेंगे, अपने अंदर चेंजेस लेके आएंगे, ये अपना ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस लेके आएंगे एंड क्लोनोजेनिक जीन्स में क्लोनोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सी नियोब्लास्ट भी हम जिसे कहते हैं।
ठीक है, तो क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे। वो जो होता है क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट, वो एक प्लूरीपोटेंट सेल होता है। ठीक है, तो ये सी नियोब्लास्ट में कन्वर्ट होंगे, जो कि एक आपका क्या प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है। अब ये सेल जो होगा ये आपकी वुंड की साइड में जाएगा, दैट मीन्स जहाँ पे आपका क्या हो रखा है, कट आ रखा है, वुंड आ रखा है, वहाँ पे जाएगा एंड वहाँ पे अपना डिफ्रेंसिएशन शो करेगा। यहाँ पे कोई भी डी डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस नहीं हो रही है। ठीक है, दैट इज ब्लास्टीमा मैंने आपको समझा दिया है। इमीडिएटली फॉलोइंग द एम्प्यूटेशन, जैसे ही आपका एम्प्यूटेशन हुआ है, मतलब आपके प्लेनेरिया में कोई हार्म पहुंचा है, वो टूट गया है, आप वुंड रिस्पॉन्स इज इनिशिएटेड, वुंड रिस्पॉन्स इनिशिएट हो रहा है, जो कि क्या करेगा, जो आपके सेल्स हैं वुंड के पास में, उन सब में सेम जेनेरिक ट्रांसक्रिप्शनल रिस्पॉन्स को शो कराएगा। सब में सेम टाइप का जेनेरिक ट्रांसक्रिप्शन होगा, जिसकी वजह से कहीं पर भी आपका एम्प्यूटेशन हुआ हो चाहे, वहाँ पे सबकी होगी सेम टाइप की ट्रांसक्रिप्शनल या फिर बोला जाए सेम टाइप का वो जेनेटिक बिहेवियर शो करेंगे। वो सारे के सेल्स जो सारे के सारे जो सेल्स हैं वो रीजनली डिस्टिंक्ट हो जाएंगे, वो डी डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस में, पर मेक श्योर करना कि वो डी डिफ्रेंसिएशन की प्रोसेस में नहीं जा रहे हैं, वो अपना जेनेटिक एक्सप्रेशन को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आफ्टर दिस ट्रांसक्रिप्शनल प्रोफाइल बिकम रीजनली डिस्टिंक्ट एज रीजनरेशन प्रोसीड्स। ठीक है, तो बेसिकली हुआ क्या कि कहीं पर कट लगा है, वहाँ पे आपके सेल्स ने अपना जेनेरिक ट्रांसक्रिप्शनल रिस्पॉन्स शो किया एंड उसकी वजह से वो रीजनली डिस्टिंक्ट हो चुके हैं। ठीक है, फिर क्या होगा, रीजनरेशन ब्लास्टीमा फॉर्म्स प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल। जो ये आप वो किसकी फॉर्मेशन करेंगे, रीजनरेशन ब्लास्टीमा की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल है। इनका नाम है क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट। इन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट कहते हैं, जिसे हम सी नियोब्लास्ट भी कह सकते हैं। ये सारे के सारे आपके प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं, जो कि फ्लैट फॉर्म में पाए जाते हैं। ये स्टेम सेल जो होते हैं, कोई भी अगर बूढ़ा सेल है या फिर कोई सेल मर गया है या फिर किसी सेल की रिक्वायरमेंट है, तो उसे फुलफिल करने का काम करते हैं। ठीक है, इट कैन माइग्रेट टू वुंड साइट एंड रीजनरेट टिश्यूज़। वो जो है आपके जहाँ पे जख्म लगा है, मतलब प्लेनेरिया में जहाँ पे हार्म पहुँचा है, जहाँ पे नीड है, वहाँ पे माइग्रेट करते हैं एंड रीजनरेशन शो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर हम देखें तो जीन SMAD इज एक्सप्रेस्ड बाय ऑल नियोब्लास्ट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि कौन से जीन आपका सी नियोब्लास्ट शो करता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉम्पिटिशन। तो वो दैट इज SMAD1। ठीक है, तो SMAD1 जो होता है वो आपका सी नियोब्लास्ट शो करता है। ठीक है, सारे के सारे नियोब्लास्टिक सेल्स में जो होता है SMAD1 जीन शो हो रहा होता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो सी नियोब्लास्ट होता है, क्लोनोजेनिक नियोब्लास्ट होता है, इसमें दो टाइप की पॉपुलेशन देखी जाती है, मतलब 2 टाइप के सेल देखे जाते हैं। एक होते हैं सिग्मा नियोब्लास्ट और दूसरे होते हैं जीटा नियोब्लास्ट। ठीक है, तो सिग्मा नियोब्लास्ट का काम क्या होगा, दैट इज जब एम्प्यूटेशन होगा तो SOX-P2 एक्सप्रेशन शो करते हैं। ठीक है, वहीं पे जो जीटा नियोब्लास्ट होते हैं वो क्या करते हैं, ZP1 एक्सप्रेशन शो करते हैं। तो पहला ये डिफरेंस आता है। इसके अलावा जो सिग्मा होते हैं, दे आर वेरी मच प्रोलिफरेटिव सेल्स, ये आपका बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेशन शो करते हैं एंड नंबर ऑफ सेल को बनाते हैं, दैट इज़ वेराइटी ऑफ सेल को ये फॉर्म करते हैं, जैसे कि ब्रेन सेल हो गया है, इंटेस्टाइन का सेल हो गया, मसल सेल, एक्सक्रीटरी सेल, पैरेंक्स एंड आइस की फॉर्मेशन करते हैं। वहीं पे जो आपके जीटा सेल्स होते हैं ये पोस्ट माइटोटिक डिवीजन के टाइम पे बनते हैं एंड ये आपका एपिडर्मल सेल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगर हम आगे को बढ़ें, दैट इज़ तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोला था कि अगर हमारा प्लेनेरिया फॉर्म हो रहा है तो उसे कैसे पता कि कहाँ पे हेड बनाना है, कहाँ पे टेल बनानी है। तो टेल वहाँ पे बनेगी जहाँ पे WNT सिग्नलिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जहाँ पे आपके WNT एक्सप्रेशन ज़्यादा होते हैं वो रीजन जो होता है वो टेल में कन्वर्ट हो जाता है। और WNT इनहेबिटर कौन है, नॉटम होता है। तो नॉटम का एक्सप्रेशन जो होता है वो WNT को इनहिबिट करता है और जहाँ पे नॉटम ज़्यादा होगा वहाँ पे आपकी हेड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है, जहाँ पे नॉटम ज़्यादा होगा और WNT कम होगा वहाँ पे हेड बनेगा, जहाँ पे आपका WNT ज़्यादा होगा, नॉटम कम होगा, वहाँ पे आपका टेल बनेगा। इसके अलावा WNT जो होता है इसमें आपका एंटीरियर पोस्टीरियर पोलैरिटी को भी शो करता है। ठीक है, ये इसे भी डिटरमाइन कराता है। So this was about the planaria video and about the hydra. Hope you have liked the video. If you have liked the video, please like the video and watch my other videos too. If you want to know about any topic, so please comment it down and please subscribe the channel. Thank you.